बेटा, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब मतलब ख़त्म तो रिश्ते ख़त्म। अजी, आप कहाँ हो? सुनो, बच्चों की गर्मी की छुट्टी हो गई है। बच्चे गांव जाने की जिद कर रहे हैं, तो क्यों ना इस बार गर्मी की छुट्टी गांव में ही बिताए। काफ़ी दिन भी हो गए हम लोग मम्मी जी और पापा जी से मिले भी नहीं। यहाँ क्या है हमारे, बस 2 कमरों के किराए के घर में रहते हैं। वहाँ तो मेरा सब कुछ है, ज़मीन और जायदाद। उसे भी देखना हमारा फ़र्ज है। इतने दिनों बाद जा रहे हैं तो आपके माँ पापा की ख्वाहिश होगी कि बेटा बहू कुछ लेकर आएगा। ऐसे तो सबकी ख्वाहिश पूरी करना संभव नहीं है, पर आपके कितने ऐसे कपड़े हैं जो आपने 2-4 बार पहने और वैसे के वैसे रखे हैं। ऐसा करती हूँ, उसे ड्राई क्लीन करवा कर बाबूजी के लिए पैक कर देती हूँ। वह जो आपके कंपनी से सर्फ का पैकेट मजदूरों में बांटने के लिए आता है, उसमें से बहुत सारे बचे हुए हैं। वैसे मैं उससे अपने कपड़े नहीं धोती हूँ। मम्मी जी को क्या पता कौन सा सर्फ है, उन्हें तो कपड़े धोने से मतलब है। और हाँ, मेरी माँ की दी हुई कई साड़ी है जो पहन पहन कर मैं बोर हो गई हूँ। उसे आपकी माँ ने देखा भी नहीं है, तो उनको वह साड़ी दे दूँगी। किरण अपने पति राहुल से कहती है। राहुल बोला, जो करना है करो, मुझे क्यों बता रही हो? बस यह ध्यान रखना कि प्रिया के सामने यह बात नहीं खुलनी चाहिए। वैसे तो वह भी माँ और बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं करती है, पर जताती रहती है। और जब भी हम गर्मी की छुट्टी में जाते हैं तभी वह भी आती है, ताकि उसे कुछ करना नहीं पड़े और हमारे साथ बैठकर खाएगी। जितनी वो चालाक थी, उसका पति तो उससे भी आगे है। किरण बोली, मैं तो कह रही हूँ, जिस दिन आपके माँ बाप मरेंगे, आपकी बहन हमें चैन से नहीं रहने देगी। देखना, कुछ न कुछ करके अपना हिस्सा ज़रूर मांगेगी। आपके बाबूजी अगर पैसे दे देते तो हमें जो भी करना है कर लेते। पता नहीं और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर आपकी बहन भी तो कुंडली मार कर बैठी है। दूसरी तरफ राहुल की माँ सुलोचना जी बच्चों के आने की खुशी में तैयारी कर रही थी, जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बच्चे चाहे जितने भी स्वार्थी हो जाए, पर माँ तो माँ होती है। सुलोचना, मैं कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत मत करो। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और तुम जो यह काजू किशमिश रसोई में सजा कर रखी हो, लगता है तुम भूल गई है कि मैं अब कमाता नहीं, बल्कि पेंशन पर अपना और तुम्हारा खर्चा चलाता हूँ। तुम मुझे स्वार्थी बोल सकती हो, पर अब क्या करूँ, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो हिसाब से ही खर्च करना पड़ेगा। मनोहर बाबू अपनी पत्नी सुलोचना जी से कहते हैं। सुलोचना जी बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बच्चों के आने की खुशी में मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। वैसे आप तो मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन इस उम्र में बच्चों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कल को मुझे या आपको कुछ हो जाए तो दुख सुख बांटने के लिए हमें इन्हीं के साथ रहना होगा। मनोहर बाबू बोले, मुझे हमेशा एक डर सताता रहता है कि यदि हम दोनों में से किसी एक को भी, भगवान न करे, कुछ हो जाए तो हम लोग एक दूसरे के बिना कैसे जिएंगे, सोच कर ही रूह कांप उठती है। सुलोचना जी भावुक हो गई। अब तो मुझे रोना आ रहा है, आपने मुझे रुला दिया। मनोहर बाबू चुप कराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुलोचना जी, आप यहाँ बैठिए। आज मैं आपको अपने हाथ की बनी हुई अदरक वाली चाय पिलाता हूँ। सुबह से आप भाग दौड़ कर रही हैं,
इतना कहकर दोनों चाय पीने लगे और पुराने दिनों को याद करने लगे। समय बीता। करीब 1 बजे बेटा बहू बच्चों के साथ घर आ गए। सुलोचना जी अपने पोता पोती को खूब लाड प्यार किया और बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। खाना खाने के बाद किरण अपने कमरे में लेटने चली गई। 2-3 घंटे बाद प्रिया, राहुल की बहन भी आ गई। आते ही अपनी भाभी को आराम करते हुए देखी तो आग बबूला हो गई और माँ से शिकायत की। भाभी आते ही आराम फरमाने लगी। सुलोचना जी बोली, वह भाभी है तुम्हारी और यह तुम्हारा मायका है। हम लोगों के जाने के बाद भाई भाभी ही किसी मौके पर तुम्हें अपने घर बुलाएंगे। कुछ दिनों के लिए तो आती हो, तो मिलकर एक दूसरे के साथ समय बिताओ। माँ, सिर्फ आप मुझे समझाती हो, उन्हें तो आप कुछ भी नहीं कहती। सारा ज्ञान मुझे ही समझाओ। इतना कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन उनकी बहू और बेटी सुबह के 9 बजे तक सो रही थी। तब तक सुलोचना जी रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी उनकी घर की बाई गंगूबाई आई तो सुलोचना जी को काम करते देख गंगूबाई बोली, बेटी बहू होने के बाद भी आप रसोई में लगी हो अम्मा। अम्मा जी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। सुलोचना जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ कहो ना। वह बोली, अम्मा जी अभी आपको तो आराम करना चाहिए। कितने सालों बाद आपकी बहू और बेटी आई है, उन्हें यह नहीं लगता कि 2 पल के लिए माँ को आराम दे दे। हमारे में ऐसा नहीं होता कि बेटी बहू 9 बजे तक सोए और बुढ़ी सास रसोई में लगी रहे। सुलोचना जी मुस्कुरा कर बोली, अरे बेचारी अपने घर में तो करती ही होगी। माँ और सास के पास थोड़ा आराम मिल जाता है। चलो अब जल्दी से पहले बर्तन धो दो, फिर बाद में झाड़ू पोछा लगा देना, तब तक बच्चे भी जग जाएंगे। उम्र होने के कारण वह बहुत जल्दी थक जाती थी। यह सब देखकर मनोहर बाबू बोले, सुलोचना, गंगूबाई को तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है, पर तुम्हें खुद नहीं आ रहा। थोड़ा तो आराम कर लो। अभी अभी बीमारी से ठीक हुई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी कमजोरी दूर नहीं हुआ है। सुलोचना जी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये गंगूबाई भी बेकार की बातें करती है और आपको भी परेशान कर दी। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है कि आज बहू बेटी है तो आराम करूं। कल को फिर चली जाएगी तो काम करने में आफत आएगी। जब तक अपना शरीर चले उसे चलाना चाहिए। जब बेटा बहू चले जाएंगे तो मुझे आलस नहीं आएगी। आप जाइए, बच्चों को आम का बागवानी दिखाकर ले आइए, तब तक नाश्ता तैयार हो जाएगा। मनोहर बाबू चुपचाप चले गए। एक रोज मनोहर बाबू राहुल से बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास ले जाकर दिल्ली के अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूँ। आखिर पता तो चले आखिर यह इतनी कमज़ोर कैसे हो रही है। राहुल किरण की तरफ देखा। किरण ने इनकार में इशारा किया। राहुल बोला, पापा कहाँ दिल्ली के धक्के खाते रहिएगा। और आपको क्या लगता है दिल्ली में डॉक्टर सस्ते हैं? अरे सरकारी अस्पताल में अगर पैसा कम लगता है तो चक्कर भी बहुत काटने पड़ते हैं। इससे अच्छा आप माँ को प्रिया के साथ मुंबई क्यों नहीं भेज देते? वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। किरण तपाक से बोली, हाँ पापा जी, वैसे भी हम किराए के मकान में रहते हैं। आप लोगों को कितनी दिक्कत हो जाएगी और मैं माँ की सेवा करूँगी या बच्चों को देखूँगी। आप तो जानते ही हैं शहर में कितनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है। वहाँ कोई अपना मकान तो है नहीं मेरा, एक कमरा है, उसमें हम लोग कैसे एडजस्ट कर पाएंगे।
तभी प्रिया वहाँ आई और बोली, भाभी, यह जिम्मेदारी आपकी है, आपको करना चाहिए अपने सास ससुर की सेवा। मैं अपनी सास ससुर की देखभाल करती हूँ। यदि माँ पापा को मैं अपने साथ ले जाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? बेटा के होते हुए बेटी के घर आए हैं। और हाँ, मकान का क्यों बहाना कर रही हो? आप जानबूझकर घर नहीं लेती हो ताकि कोई आपके घर आकर रहे नहीं। और दिल्ली में भैया ने इतना बड़ा प्लॉट क्या अपने पैसे से ले लिया? मुझे बेवकूफ़ मत समझो। इतना कहते ही दोनों ननद भाभी में बहस शुरू हो गई। मनोहर बाबू दोनों को चुप कराते हुए राहुल से बोले, प्रिया तो बचपन से ही बहुत जिद्दी है बेटा। तुम तो अपनी माँ की हालत देखो। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। राहुल बोला, पापा, आप माँ के कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं। बुढ़ापे का शरीर है, छोटी मोटी बीमारी तो होती ही रहती है। आप यहाँ के डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा देते? यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। वैसे आपकी मर्जी, जो करना है करिए। बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। कल हमें निकलना भी है। अगली बार आएंगे तो सोचेंगे। मनोहर बाबू बोले, अगली बार पता नहीं कौन रहे कौन ना रहे। राहुल बोला, इतना मत सोचो, जिसे जाना होता है वह चला ही जाता है। माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। पिता बेटी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखे। दामाद कुछ कहते उससे पहले ही प्रिया बोली, हमें भी तो कल शाम में निकलना है। मैं तो कहती हूँ भाई के साथ हम दिल्ली ही निकल लेंगे। इतना कहकर वह भी अपना पल्ला झाड़ कर निकल गई। दूर बैठी सुलोचना जी सब सुन रही थी। अंदर ही अंदर मानो टूट रही थी। जैसे ही मनोहर बाबू सामने आए, सुलोचना जी बोली, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी और मुझे नहीं करवाना इलाज। मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। इतना कहकर सुलोचना जी आराम करने चली गई। अगले दिन पूरा घर खाली हो गया। दोपहर में सुलोचना जी बोली, सुनो जी, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, कोई दवा ला दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मनोहर बाबू बोले, इसलिए कह रहा था मत करो इतना काम। जिसके लिए तुम अपने आप को भूल गई थी वह तो मुंह फेर कर चल दिए। और तुम यहीं बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह बाजार की तरफ चल गए। रास्ते में कोई जान पहचान का मिल गया और वह बातें करने लगे। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुलोचना जी की हालत खराब हो रही थी। बार बार उनके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज उनके बच्चों ने उनसे पल्ला झाड़ लिए। उनके जाने के बाद मनोहर बाबू का क्या होगा? न जाने उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने मनोहर बाबू को फ़ोन किया। वह बोले, क्या सुलोचना, दर्द ज़्यादा हो रहा है? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सुलोचना जी बोली, नहीं नहीं, लगता है थोड़ी देर में दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। मनोहर बाबू समझे नहीं। सुलोचना जी बोली, मेरे नहीं रहने के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? सुनो जी, बुढ़ापे में बच्चों से थोड़ा दबकर रहना पड़ता है। एक बात कहूँ, जब भी मन दुखी हो जाए तो अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना और मेरे मर जाने के बाद अपना ख्याल रखना। और हाँ, पैसा हिसाब से खर्च करिएगा। अपने पास कुछ पैसा ज़रूर रखिएगा। मनोहर बाबू को आश्चर्य हुआ और घबराहट हुई। वह बोले, सुलोचना, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं अभी दवाई लेकर आ रहा हूँ। और वह सुलोचना सुलोचना कहते रह गए, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई।
मानो चारों तरफ खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वह घर पहुँचे। गंगूबाई के विलाप करने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उनको आने में देर हो गई और जीवन साथी का साथ छूट चुका था। बच्चों को खबर भेजी गई, बेटा आया, परिवार नहीं लाया, यह कहते हुए कि अब आकर भी क्या करेगी, माँ तो रही नहीं और मुखाग्नि तो मुझे देनी है। बेटी भी आई, 3 रोज रुकी और माँ की जितनी महंगी साड़ियाँ थी उठा कर ले गई। क्रियाक्रम खत्म हुआ, बेटा भी अपना सामान बांधा और निकल गया। पलटकर यह नहीं देखा कि पिता अकेले कैसे रहेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 हफ्ते तो लोगों के आने जाने में निकल गया। बेटे बहू पहले हफ्ते में 1 बार फ़ोन करते थे और कुछ न कुछ पैसे मांगते रहते। जब उन्होंने देखा कि पिता के पास अब इतने पैसे नहीं हैं तो उन्होंने उनकी खबर लेना तक जरूरी नहीं समझा। एक शाम मनोहर बाबू सुलोचना जी की तस्वीर के सामने बैठे थे और बोल रहे थे, आज न जाने क्यों रोने का दिल कर रहा है। सुलोचना, तुम बहुत याद आ रही हो। तुम क्या गई, मैं तो अनाथ ही हो गया। तुम्हारे जाने के बाद कोई पानी पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। बहुत समय बीता, बेटा आया और घर बेचने की बात करने लगा, पर मनोहर बाबू तैयार नहीं हुए क्योंकि उस घर में सुलोचना जी की यादें बसी हुई थी। गुस्से में बेटे ने आना जाना ही छोड़ दिया। अब तो बस गंगूबाई का सहारा था। बेटे को फ़ोन करते तो उठाता नहीं था। एक रोज़ वह गंगूबाई से कह रहे थे, कल सुलोचना का साथ था पर आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। एक उसकी यादें हैं जो मुझे हौसला देती है, बाकी बच्चों ने तो मुझे छोड़ ही दिया। गंगू बोली, आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते? यहाँ अकेले रहते हैं। मैं तो बस 2-3 घंटे के लिए आती हूँ और काम करके चली जाती हूँ। आपका समय कैसे कटता है? मनोहर बाबू बोले, गंगूबाई, बेटा अगर साथ ले जाने की बात करता तब तो मैं जाता। वह शहर में है, अपने परिवार के साथ रहता है। मेरे कारण उसे वहाँ दिक्कत होगी। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगे। एक शाम मनोहर बाबू ने बेटे को फ़ोन किया और उसने उठाया नहीं तो गंगूबाई बोली, साहब, क्या बुढ़ापे में हर किसी को ऐसे ही कष्ट होगा? क्या बच्चे माँ बाप की तकलीफ़ कभी समझेंगे या नहीं? चलिए मैं चलती हूँ, 7 बज गए हैं। रात का खाना टेबल पर रख दी हूँ। मनोहर बाबू ने हाँ में सर हिलाया और वह चली गई। तभी बेटे का फ़ोन आया और वह बोला, पापा कैसे हैं? मनोहर जी बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब कैसे हो? बेटा बोला, आपने फ़ोन क्यों किया था? मैं मीटिंग में था। मनोहर जी बोले, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही थी। क्या तुम्हें याद नहीं आती? आज उसका पुण्यतिथि थी, इसलिए फ़ोन किया था। बेटा बोला, 4 साल हो गए उस बात को, क्या हर साल शोक मनाता रहूं? मुझे और भी काम है, और जहाँ तक याद करने की बात है वो आप तो कर ही रहे हैं ना। कोई ज़रूरी बात हो तभी फ़ोन कीजिए, नहीं तो मैसेज कर दीजिए। और फ़ोन रख दिया। मनोहर बाबू अपने पत्नी के फ़ोटो की तरफ देखकर बोले, सुलोचना, तुम मुझे छोड़ गई, तुमने अच्छा नहीं किया। कल तुम साथ थी तो सब कुछ अच्छा लगता था। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मनोहर बाबू गंगूबाई की बात पर गौर करने लगे और इसी तरह वह हर रात अपनी पत्नी से बातें करते थे। मनोहर बाबू ने एक शाम हिम्मत करके घर के नीचे उतरे।
अपने जैसे कई लोगों को देखकर उनका मन और दुखी होता और गंगूबाई की बात पर सोचने को मजबूर हो जाते। कुछ दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बेटा बेटी से बात करना चाहते थे तो वो हाल चाल पूछकर फ़ोन रख देते थे। एक शाम मनोहर बाबू ने एक कागज़ पर अपनी बची खुची सारी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम लिख दी, ताकि जो तकलीफ़ उन्हें हो रही है वो तकलीफ़ किसी और को ना हो। जब गंगूबाई खाना बनाकर जाने लगी तो बोले, गंगूबाई आज तुम घर बाहर से बंद कर दो। वह बोली, क्यों साहब? मनोहर बाबू बोले, बस ऐसे ही, शायद मेरा मन ना हो सुबह खोलने का। आज मैं तुम्हारी अम्मा जी से खूब बातें करूँगा, हो सकता है देर तक सोता रहूँ। उसे अजीब लगा पर उसने बात मान ली और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी छुपा दी। मनोहर बाबू खाना खाकर लेट गए और अपनी पत्नी की फ़ोटो की तरफ निहारने लगे और बोले, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। न जाने क्यों बहुत थकान सी महसूस हो रही है। तुम होती तो बोलती, आइए मैं पैर दबा देती हूँ, मैं सर दबा देती हूँ और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। अगली सुबह 8 बजे जब गंगूबाई आई तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। उसे याद आया कि साहब बोले थे। उसने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। मनोहर बाबू अपनी पत्नी की तस्वीर सीने से लगाए सो रहे थे। गंगूबाई घबरा गई और चिल्लाने लगी, साहब उठिए, साहब उठिए। लेकिन मनोहर जी कोई जवाब नहीं दिए। वह अपनी धर्मपत्नी के पास चले गए। गंगूबाई भागकर पड़ोस में सबको बताई। फिर सबने उनके बेटे को खबर दी। बेटे ने अपना फर्ज निभाने आया तो सभी गांव वालों ने टेबल पर रखी चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, गंगू तुमने मेरी बहुत सेवा की है। सुलोचना के जाने के बाद तुम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मैं तुम्हें क्या दूं? यह 1 साल की पगार और मेरी अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे हैं। मेरा अंतिम संस्कार कर देना और हाँ, मेरे बेटे या बेटी दोनों को मुझे हाथ तक लगाने ना देना और ना ही मेरे नाम पर रोने को कहना। और हाँ, घर में जो भी राशन का सामान होगा सब अपने घर ले जाना। एक संदूक पड़ा होगा, उस संदूक में अम्मा की निशानी पायल है और कुछ साड़ियाँ है जो तुम ले जाना, उस पर तुम्हारा अधिकार है। रहा मेरे घर और मेरे पैसे वृद्धाश्रम के नाम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों को ना ही मुझ पर ना ही मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार है। प्लीज़ गंगूबाई, मेरा यह आखिरी इच्छा है, इसे तुम ज़रूर पूरा करना, तब जाकर कहीं मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। सभी लोगों की नज़रें राहुल और प्रिया पर गई। वहाँ खड़ी औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम लोग चाहो तो जा सकते हो। हम लोग सब काम मनोहर बाबू के इच्छा के अनुसार ही करेंगे। गंगूबाई रोते हुए बोली, कमा लिया पैसा, बन गए करोड़पति। बेटा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो तुम लोगों ने अपने माता पिता के साथ किया है, तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। मैंने अपनी आँखों से अपने साहब को तड़पते हुए देखा है। ठीक उसी तरह तुम लोग भी समय आने पर तड़पोगे। ये गंगूबाई की बद्दुआ है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।